Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का श्री विद्भूषण के यूट्यूब चैनल पर। अगर आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। ये वीडियो जो है आपकी यूपी ट्रिपल एससी पेट के सिलेबस के आधार पर तैयार की गई है। इसमें हम भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, सामान्य विज्ञान, इन 6 टॉपिक से आपके क्वेश्चन उठाए गए हैं। आपके सिलेबस के आधार पर सभी क्वेश्चन सेटअप किए गए हैं। आपके एग्जाम में 5 नंबर का भारतीय इतिहास से क्वेश्चन पूछा जाएगा, 5 नंबर का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से, भूगोल से आपका 5 क्वेश्चन आएगा, 5 क्वेश्चन भारतीय अर्थव्यवस्था से, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से 5 क्वेश्चन और सामान्य विज्ञान के भी 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर यहाँ जो क्वेश्चन है आपके सामने 30 नंबर का क्वेश्चन होगा, इन सभी टॉपिक से होगा। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, अगर चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये रहा क्वेश्चन पहला आपके सामने। देखिए, ये ऐसे टॉपिक्स हैं, अगर आप भारतवर्ष की किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये ऐसे टॉपिक्स हैं कि इन्हें जो है छोड़ा नहीं जा सकता, ये पूछे ही जाएंगे। इसलिए आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि यहाँ वीडियो में जो भी आपके क्वेश्चन हम लाए हैं उसमें फुली व्याख्यात्मक हल आपको बताने वाले हैं। तो आप कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, नोट डाउन करिएगा इंपॉर्टेंट चीज़ों को। पहला क्वेश्चन, उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है? बच्चे को एक औपचारिक नाम दिया जाता है, बच्चे को सूर्य और चंद्र के औपचारिक दर्शन कराए जाते हैं, बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है, बच्चे का विवाह किया जाता है। क्वेश्चन नंबर पहला, उपनयन समारोह से तात्पर्य ये है कि बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। आपका ऑप्शन ए सी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। देखिए, होता ये है कि उपनयन संस्कार को यज्ञोपवीत संस्कार के नाम से भी जानते हैं। इसमें बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। प्राचीन समय से आज के समय में इस संस्कार का स्वरूप बिल्कुल बदल चुका है। पहले इस संस्कार को शुद्धिकरण संस्कार के रूप में जानते थे, जिसके उपरांत शिष्य गुरु के साथ आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे। इस संस्कार के उपरांत बालकों को द्विज कहा जाता था। पहले यह अनिवार्य नहीं था, परंतु कर्मकांडों में इसे अनिवार्य कर दिया गया था। सामान्यतः विवाह पूर्व किया जाने लगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? हर क्वेश्चन के तह तक जानना जरूरी है, क्योंकि आपके एग्जाम को जितना अधिक बढ़ाया जाए उतना कम है, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। यूपी ट्रिपल एससी ये जो पेट का एग्जाम है इस वर्ष कराया जाएगा। जो भी छात्र छात्राएं इस एग्जाम में बैठेंगे उनका ये एग्जाम पहली बार है। इसी के आधार पर आपकी ग्रुप सी की जो भी नौकरी होती है, वैकेंसी, उसी में भरी जाएगी। तो आपको पहले पेट क्वालिफाई होना पड़ेगा, उसके बाद ही आप किसी भी वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पाएंगे जो आपके ग्रुप सी के अंतर्गत आती है। निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? ऑप्शन नंबर 2 धनुर्वेद जो है आपका ये उपवेद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन डी करेक्ट जवाब हो जाएगा। धनुर्वेद, शास्त्र, यजुर्वेद ये आपके उपवेद हैं, जबकि ये जो योग वेद है उपवेद नहीं है। यहाँ आपका उपवेद नहीं है, पूछा गया था क्वेश्चन में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था? सारनाथ, शहबाजगढ़ी, धौली, इनमें से कोई नहीं। अशोक के शहबाजगढ़ी इस शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था। आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। शहबाजगढ़ी एक गांव व ऐतिहासिक स्थल है जो पाकिस्तान के मर्दान जिले में स्थित है। यह स्थल 3री शताब्दी में सम्राट अशोक द्वारा स्थापित
शिलालेख के लिए प्रसिद्ध है। इस शिलालेख में खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया है। 30 जनवरी 2004 में यूनेस्को द्वारा इस ऐतिहासिक स्थल को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 4, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? हरिहर राय, बुक्का राय, कृष्णदेव राय, सदाशिव राय। देखिए फ्रेंड्स, धीरे धीरे जब वीडियो लय में आएगी तो भी आपको अच्छा लगेगा, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए। और वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर राय ने की थी। आपका ऑप्शन ए करेक्ट जवाब हो जाएगा। देखिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में की थी। वर्तमान में विजयनगर का नाम हम्पी, एक नाम और लिया जा सकता है हस्तिनावती, इन दो नाम से इसको जाना जाता है। विजयनगर साम्राज्य में देखिए निम्न राजवंश शासन किया। पहला आपका हो जाएगा संगम वंश, दूसरा हो जाएगा आपका सलू वंश, तीसरा हो जाएगा तुलवम वंश और चौथा आपका अरवीड़ वंश। संगम वंश के संस्थापक हरिहर और बुक्का थे। ये एक हिंदू राजा थे, क्योंकि ये हिंदू राजवंश के थे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जलालुद्दीन मुहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध हैं? बाबर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर के नाम से प्रसिद्ध है। आपका ऑप्शन बी राइट जवाब हो जाएगा। जो भी क्यूरीज हो, आपकी जो राय हो, आप अपना राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अपनी तैयारी में अधिक से अधिक जुट जाएं ताकि आप अधिक से अधिक एग्जाम में स्कोर कर पाएं। जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर को कहा जाता है। अकबर का जन्म 16 अक्टूबर 1542 में हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट के राणा बीर साल के महल में हुआ था। अकबर का शासनकाल की अगर बात करें तो 1556 ईस्वी से 1605 तक था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान नहीं की? ग्वालियर के सिंधिया, अवध की बेगम हजरत महल, हैदराबाद के निजाम, भोपाल की सिकंदरी बेगम। 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों की सहायता प्रदान नहीं की। देखिए 1857 का विद्रोह बैरकपुर में शुरू हुआ। लखनऊ में इस विद्रोह का प्रारंभ 30 मई 1857 को लखनऊ यानी अवध की बेगम हजरत महल के नेतृत्व में हुआ। ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला के नवाब, कश्मीर के महाराजा ने 1857 के विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेजों की सहायता की थी। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? सैयद अहमद खान, मोहम्मद अली जौहर, मोहम्मद इकबाल, सैयद अमीर अली। देखिए वीडियो आपकी थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन एग्जाम आपको भरपूर देने की कोशिश करेंगे हम, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी है लेकिन आपका कंटेंट जरूर पसंद आएगा। क्वेश्चन नंबर 7। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सैयद अहमद खान ने की थी। आपका ऑप्शन ए करेक्ट जवाब हो जाएगा। देखिए इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में स्थापित की थी सर सैयद अहमद खान ने। मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1920 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया। ये 2-3 बातें आपके लिए बहुत ही जरूरी थी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने। अंग्रेजों से आज़ादी के लिए लड़ रहे
भारतीयों द्वारा उठाई गई शपथ कि वे सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों, विशेष रूप से कपड़ों का उपयोग करेंगे को खालिस्तान आपका बताना है कि आपको किस आंदोलन का कहा जाता है। भारत छोड़ो, विदेशी, स्वदेशी, होम रूल, कौन सा आंदोलन कहा जाता है, ये आपको बताना है। ये आंदोलन जो पुकारा जाता था स्वदेशी आंदोलन से कहा जाता है। अंग्रेजी से आज़ादी के लिए लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाई गई शपथ कि वे सिर्फ भारतीय निर्मित सामान, विशेष रूप से कपड़ों का उपयोग करेंगे, ये स्वदेशी आंदोलन कहलाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, इस आंदोलन से विदेशी सामानों, कपड़ों, स्कूलों का विशेष रूप से बहिष्कार किया गया। क्वेश्चन नंबर 9, 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरनगर में किस ब्रिटिश जज पर बम मारा एवं उसे मारने का प्रयास किया जो पहले कलकत्ता के मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट थे? कर्जन वाइली, किंग्सफोर्ड, जॉन मॉर्ले, लॉर्ड कर्जन। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने। 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरनगर में किस ब्रिटिश जज पर बम मारा एवं उसे मारने का प्रयास किया जो पहले कलकत्ता के मुख्य प्रेसिडेंटी मजिस्ट्रेट थे? तो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किंग्सफोर्ड। 1908 ईस्वी में D.H. किंग्सफोर्ड बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के न्यायाधीश थे। उन पर 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने बम फेंका। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने। नंबर 10, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा का स्थापना फरवरी 1919 में की थी। आपका ऑप्शन सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। महात्मा गांधी ने राउलेट एक्ट का विरोध करने के लिए फरवरी 1919 ईस्वी में सत्याग्रह सभा की स्थापना की। इसके सदस्य इस कानून की अवज्ञा कर जेल जाते थे। गांधी जी ने राउलेट एक्ट का पुरजोर विरोध किया और ब्रिटिश सरकार को शैतानी लोगों की संज्ञा दी। देखिए, थोड़ा बहुत हर किसी को दिक्कत हो जाती है। मान लीजिए कुछ कन्फ्यूजन हो या किसी चीज़ पे किसी क्वेश्चन पे कन्फ्यूजन हो तो उसको एक्सप्लेन करने में थोड़ा दिक्कत होती है। इससे आप घबराएं नहीं, आपको कोशिश करेंगे कि कोई भी ऐसी गलत चीज़ आपको ना मिले, क्योंकि अगर एक भी क्वेश्चन आपसे गलत होता है या हमसे गलत होता है तो आप भी गलत पढ़ लेंगे। इसलिए कहीं भी अगर आपको ऐसा लगता है तो आप कमेंट करें, उस पर अपना क्यूरीज दें। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है? देखिए, गलती हर किसी से हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। गोरखपुर, जयपुर, किन्नौर, कुलेर। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है? तो ये आपका किन्नौर जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है। हिमाचल प्रदेश का ये किन्नौर जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। इस जिले की सीमा जो है तिब्बत, चीन के साथ लगती है। बस इतना फैक्ट्स काफ़ी है आपके लिए। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित स्थानों में से एमरेल्ड द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है? मालदीव, दमन और दीव, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। क्वेश्चन नंबर 12, एमरेल्ड द्वीप समूह के नाम से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जाना जाता है। आपका ऑप्शन डी करेक्ट जवाब हो जाएगा। भारत के 9 केंद्र शासित प्रदेशों में से एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह को एमरेल्ड द्वीप समूह या इसे पन्ना मरकत द्वीप समूह भी कहा जाता है। यह जो है बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित है। अंडमान तथा निकोबार में लगभग 300 छोटे द्वीपों का समूह है, जिसके कुछ ही द्वीपों पर आबादी है। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, राजधानी भी आपसे पूछी जा सकती है।
बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन ये भी बन सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा कम हिमालय या हिमाचल के महत्वपूर्ण पहाड़ी रिसोर्ट्स में से एक नहीं है? बाणासुर, चैल, रानीखेत, नैनीताल। बाणासुर ये जो है आपका कम हिमालय या हिमाचल के महत्वपूर्ण पहाड़ी रिसोर्ट्स में से एक नहीं है। आपका ऑप्शन ए करेक्ट जवाब हो जाएगा। देखिए ये जो चैल है, चैल हिमाचल प्रदेश के सोलन ज़िले में स्थित है। अगर रानीखेत की बात करें तो रानीखेत उत्तराखंड के अल्मोड़ा ज़िले में स्थित है। नैनीताल की अगर बात करें तो ये उत्तराखंड राज्य का एक प्रमुख नगर है। यहाँ नैनीताल ज़िले का मुख्यालय भी है। बाणासुर सागर बांध केरल का, ये जो ऑप्शन ए में है आपका, ये केरल राज्य के वायनाड जिले में स्थित है। इस बांध का निर्माण बाणासुर सागर परियोजना के अनुसार हुआ है। यह परियोजना वर्ष 1979 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सिपकीला दर्रा हिमालय की किस घाटी में स्थित है? नाभा घाटी, चंद्रा घाटी, कुल्लू घाटी, सतलज घाटी। सिपकीला दर्रा हिमालय की सतलज घाटी में स्थित है। आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। सिपकीला दर्रा हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है। यह शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। सतलज नदी इस दर्रे के पास ही एक तंग घाटी से गुजरकर तिब्बत से भारत में प्रवेश करती है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी विक्षोभ जिस कारण उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होती है उसका उत्पत्ति स्थल है? काला सागर, कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर, अरब सागर। पश्चिमी विक्षोभ जिस कारण उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होती है उसका उत्पत्ति स्थल भूमध्य सागर है। आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। भूमध्य सागर में उठी तूफान हवाओं को ही पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। उत्तर पश्चिम भारत में भूमध्य सागर से आने वाली चक्रवाती विक्षोभ शीत ऋतु में वर्षा करती हैं और जो रबी की फसल के लिए बहुत लाभकारी होता है। इसमें तेज हवाओं के चलने से गरज के साथ वर्षा होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, राज्य सरकार, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, इनमें से कोई नहीं। न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक कृषि लागत एवं मूल्य उद्योग। आपका ऑप्शन सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी, ये न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक है। इसकी अवधारणा 1965 में एल.के. झा समिति की सिफारिशों के आधार पर लागू की गई। सरकार एमएसपी का निर्धारण कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिशों पर 26 कृषि फसलों का एमएसपी जारी करती है। एमएसपी रबी और खरीफ फसलों के लिए अलग अलग होता है। भारत में एमएसपी की गणना करने के लिए C2 लागत सिद्धांत का अनुकरण किया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज व्यवस्था की 3 स्तरीय संरचना है। इनमें से कौन सी 3 स्तरीय प्रणाली के निम्नतर स्तर पर हैं? ग्राम पंचायतें, जिले, पंचायत समिति, ग्राम सभाएं। पंचायती राज व्यवस्था की 3 स्तरीय संरचना, इनमें से कौन सी 3 स्तरीय प्रणाली के निम्न स्तर पर हैं? तो ये ग्राम पंचायतें आपका करेक्ट जवाब होगा इस प्रश्न का। इनमें से सबसे निम्न स्तर पर ग्राम पंचायत है। पहले पर आपका जिला परिषद या जिला पंचायत, दूसरे पे क्षेत्र पंचायत, तीसरा आपका ग्राम पंचायत, ये आपका स्तर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। म्यूचुअल फंड और शेयर बाजारों के लिए मूलभूत विनियामक प्राधिकार किसे प्राप्त है?
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, स्टॉक एक्सचेंज। म्यूचुअल फंड और शेयर बाजारों के लिए मूलभूत विनियामक प्राधिकार भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड को प्राप्त है। आपका ऑप्शन ए करेक्ट जवाब हो जाएगा। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी, इसे सेबी भी कहा जाता है। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को आर्थिक उदारीकरण की नीति के अंतर्गत पूंजी बाजार में निवेशकों को रुचि बढ़ाने तथा हितों की रक्षा के उद्देश्य से की गई। 30 जनवरी 1992 के अध्यादेश द्वारा इसे वैधानिक दर्जा दिया गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाणिज्यिक बैंकों के दूसरे राष्ट्रीयकरण में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। वाणिज्यिक बैंकों के दूसरे राष्ट्रीयकरण में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? क्वेश्चन नंबर 19। वाणिज्यिक बैंकों के दूसरे राष्ट्रीयकरण में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। आपका ऑप्शन सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। देखिए, भारत ने 14 उन बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1980 को किया जिन बैंकों की जमा पूंजी 50 करोड़ से अधिक थी। उसके बाद पुनः 15 अप्रैल 1980 को उन 6 व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जिनकी जमा एवं धनराशि 200 करोड़ से अधिक थी। यहाँ आपका वाणिज्यिक बैंक यानी व्यापारिक बैंकों के बारे में पूछा गया क्वेश्चन है, तो कंफ्यूज आपको नहीं होना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। लक्ष्मी विलास बैंक एलवीबी तमिलनाडु का 93 वर्षीय बैंक मुंबई की एक वित्तीय इकाई के साथ विलय हुआ है। इस इकाई का नाम क्या है? एचडीएफसी बैंक, इंडियन बुल्स हाउसिंग बैंक फाइनेंस, दीवान हाउसिंग, रिलायंस होम फाइनेंस। लक्ष्मी विलास बैंक एलवीबी तमिलनाडु का एक 93 वर्षीय बैंक मुंबई की एक वित्तीय इकाई के साथ विलय हुआ है। इस इकाई का नाम है इंडियन बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 5 अप्रैल 2019 को इंडियन बुल हाउसिंग फाइनेंस ने देश के प्रमुख निजी बैंकों में शामिल लक्ष्मी विकास बैंक के साथ विलय की घोषणा की। इस विलय से इंडियन बुल शेयर धारकों को समेकित इकाई में 90.5% हिस्सेदारी मिलेगी, जिसे इंडियन बुल्स लक्ष्मी विकास बैंक कहा जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला, भारतीय संविधान को माना गया है संघीय, एकात्मक, संसदीय रूप, विधान में संघीय और भावना में एकात्मक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 21। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है। आपका ऑप्शन बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। आपका ऑप्शन सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। भारत का राष्ट्रपति देश का राष्ट्र अध्यक्ष और प्रथम नागरिक होता है जिसके पास भारतीय सशस्त्र सेना की कमान है। भारत का राष्ट्रपति लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना जाता है जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न पर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? वित्त आयोग के गठन से, संविधान संशोधन प्रक्रिया से, आपातकालीन उपबंध से,
निर्वाचन आयोग के गठन से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध संविधान संशोधन प्रक्रिया से है। आपका ऑप्शन बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान का संशोधन करने की शक्ति भारतीय संसद को प्रदान की गई है। साथ ही इसी अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का भी उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग के गठन से और अनुच्छेद 352, 356 और 360 आपातकालीन उपबंध से और अनुच्छेद 324 की बात करें तो ये निर्वाचन आयोग से संबंध रखता है। तो इतनी चीज़ें आपको अनुच्छेद से याद रखनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए वीडियो अगर आपको स्पीड लगे तो आपको वीडियो धीमी करके वॉच करना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भारत की संसद द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम कब लागू किया गया? 1950, 1955, 1957, 1961। भारत की संसद द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में लागू किया गया। आपका ऑप्शन बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। देखिए 18 मई 1955 को हिंदू विवाह अधिनियम लागू किया गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। आवृत्ति मापने की इकाई का क्या नाम है? फैराड, पोइच, हर्ट्ज, अर्ग। आवृत्ति मापने की इकाई हर्ट्ज होती है। आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आवृत्ति वो होती है माध्यम का कंपन करता हुआ कोई कण 1 सेकंड में जितना कंपन करता है उसे ही आवृत्ति कहते हैं और इसका मात्रक हर्ट्ज होता है। बस इतना काफ़ी है आपके लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक है किलोग्राम मीटर स्क्वायर 5 न्यूटन सेकेंड, किलोग्राम मीटर स्क्वायर मीटर सेकेंड। देखिए जड़त्व आघूर्ण का नियम सर्वप्रथम गैलीलियो ने दिया था। बाद में इसे न्यूटन ने इसका विस्तृत वर्णन किया, जिसके अनुसार जड़त्व आघूर्ण पिंड के समस्त द्रव्यमान यम तथा दूरी क्रिया रेखा के वर्ग के स्क्वायर के समानुपाती होता है। आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.6726 इंटू 10 की घात -24, 1.6516 इंटू 10 की घात -24, 1.6749 इंटू 10 की घात -24। ऑप्शन डी है आपका 9.1095 इंटू 10 की घात -28 ग्राम। देखिए थोड़ा बहुत ट्विस्ट भी लानी जरूरी है ताकि पढ़ने में थोड़ा मन लगता रहे। वीडियो लंबी है। क्वेश्चन नंबर 28 आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.6726 गुणे 10 की घात -24 ग्राम। आपका ऑप्शन ए करेक्ट जवाब हो जाएगा। प्रोटॉन एक धनात्मक मूलकण है। इसकी खोज रदरफोर्ड ने 1919 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित किसके प्रवाह के कारण एक इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट पास करती है? मुक्त इलेक्ट्रॉन, धनात्मक और ऋणात्मक आयन, मुक्त इलेक्ट्रॉन और छिद्र प्रोटॉन। धनात्मक और ऋणात्मक आयन प्रवाह के कारण एक इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट पास करती है। आपका ऑप्शन बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। धनात्मक तथा ऋणात्मक आयन के प्रभाव के कारण इलेक्ट्रिक करंट का प्रभाव होता है।
करंट का प्रवाह इलेक्ट्रॉन की गति के विपरीत दिशा में होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, एंटोमोलॉजी का संबंध किससे है? वनस्पति, प्राणी, कीट, रसायन। देखिए एंटोमोलॉजी का संबंध कीट से है, आपका ऑप्शन सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। इसमें कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। 2-3 चीज़ें और आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, जैसे सेरोलॉजी का संबंध छिपकलियों का अध्ययन, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन होता है इसमें, एंथोलॉजी की अगर बात करें तो पुष्पों का अध्ययन इसमें किया जाता है, माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन और इथोलॉजी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन होता है। तो ये 3-4 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एरोबायोलॉजी अगर बात करें तो ये उड़ने वाले जंतुओं का अध्ययन इसमें किया जाता है। इस तरह आपके 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में पूरे होते हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।